किसान संगठनों ने बातचीत की गेंद अब मोदी सरकार के पाले में डाल दी कि भाई हम सरकार से कह रहे हैं आप बातचीत कीजिए। उधर किसान आंदोलन को हवा देने में लगी कांग्रेस ने आज संसद में किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर दिया। यह प्रदर्शन अडानी के मुद्दे जैसा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कुछ सांसद पहुंचे थे नारेबाजी करने। इन सांसदों ने हाथ में जो प्ले कार्ड्स रखे हुए थे उसमें लिखा था कि सरकार किसानों से बातचीत करे, एमएसपी की गारंटी दे। यानी पूरा माहौल यह सेट किया गया कि मोदी सरकार तो किसानों से बातचीत करने तक को तैयार। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए, फिर बताता हूं कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस फंस कैसे गई। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। भाई ये बात तो सब जानते हैं कि मोदी सरकार कभी किसानों से बात करने से पीछे तो हटी नहीं। किसानों को लेकर मोदी सरकार का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि वो हर वक्त किसानों की बात सुनने को भी तैयार है। जिसको बातचीत करना है उनके लिए दरवाजे खुले। सुनिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी क्या कह रहे हैं। उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है, हमारे कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले, आकर बात कीजिए। फिर भी कांग्रेस माहौल बना रही है। मोदी सरकार के मंत्री तो आगे बढ़कर बातचीत का न्योता दे रहे हैं। किसान संगठनों को अपने कुछ प्रतिनिधि सरकार के पास भेजने के लिए कह रहे हैं। बातचीत हो जाएगी, पहले भी हुई, अब भी होगी, लेकिन अभी तो किसान दिल्ली जाने पर अड़े और उनकी 7 बड़ी डिमांड्स हैं। भाई पहली उनकी मांग है कि एमएसपी गारंटी को कानून बना दिया जाए। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय हो। तीसरी मांग है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। चौथी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू हो। पांचवी मांग है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द कर दिया जाए। छठी मांग है लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। और सातवीं मांग है आंदोलन में मारे गए किसान के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। किसान संगठनों की अपनी मांगे हो सकती, लेकिन यह भी देखना होगा कि आखिर पंजाब और हरियाणा के ही ज्यादातर किसान संगठन क्यों इस मामले में एक्टिव रहते हैं हमेशा, जबकि पंजाब और हरियाणा वो राज्य हैं जहां किसान सबसे ज्यादा समृद्ध हैं देश में। एमएसपी पर ज्यादातर फसलें खरीदी जाती हैं। हरियाणा में तो सारी 24 फसलें जो हैं उसकी खरीद एमएसपी पर होती है और खरीद भी ठीक ठाक होती है। हरियाणा में तो इसी साल सरकार ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया था। और आपको कुछ लेटेस्ट आंकड़े बताता हूं। जैसे अभी धान की खरीद चल रही है, तो अगर आप देखेंगे कि पंजाब में और हरियाणा में क्या माहौल है, जरा आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों प्रश्न उठते हैं। धान की खरीद अभी चल रही है। धान की खरीद 9 नवंबर तक का आपको आंकड़ा दे रहा हूं, 9 नवंबर तक, ठीक है। पंजाब में कितनी खरीद हुई? पंजाब में 121 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है, 121 लाख टन। और भुगतान कितना हुआ है भाई? भुगतान कितना किया गया? 28,000 करोड़। इतना भुगतान ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी किसान कह रहे हैं कि भाई हमको जाना है। और इससे 6.5 लाख किसानों को फायदा हो रहा है। हरियाणा में 9 नवंबर तक धान की खरीद कितनी हुई है भाई? हरियाणा में अगर आप देखेंगे, हरियाणा में भी 50 लाख टन की खरीद हो चुकी है। और भुगतान कितना हो चुका है? 12,000 करोड़ का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है हरियाणा के किसानों को। 2.5 लाख किसानों को ऑलरेडी इससे फायदा हो रहा है। एमएसपी का सिस्टम इतना बढ़िया बना हुआ है कि इधर खरीद हुई, उधर 48 घंटे के अंदर किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। खरीद का टारगेट जितना रखा जाता है उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश भी की जाती है। और सिर्फ धान की बात की जाए तो टोटल खरीद का 45% जो टोटल खरीद होती है धान की, वो इन्हीं 2 राज्यों से होती है, पंजाब और हरियाणा।
45% धान इन दो राज्यों से खरीदा जा रहा है, लेकिन फिर भी इन्हीं दो राज्यों के कुछ किसान जो है वो दिल्ली आने पर अड़े हैं। ना बिहार से कोई आता है, ना यूपी से कोई आता है, ना मध्य प्रदेश से आता है, ना राजस्थान से आता है, ना तमिलनाडु से आता है, कहीं से कोई नहीं आ रहा। इन्हीं दो राज्यों के जहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीद हो रही है, उन्हीं को जाना है। यानी पंजाब और हरियाणा में एमएसपी पर खरीद में कोई कमी नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसान दूसरे राज्यों के किसानों से बेहतर स्थिति में भी हैं। आपको किसान परिवारों की आय के बारे में बताता हूं। ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 के मुताबिक अगर आप देखेंगे किसान परिवार की मंथली इनकम आप देखेंगे कितनी है, तो आप राज्यवार देखिए कि क्या स्थिति है। सबसे बेहतर स्थिति में पंजाब है। पंजाब में एक किसान परिवार की जो मोटे तौर पर मंथली इनकम है वो 31,433 रुपया है मंथली इनकम। हरियाणा में कितना है? हरियाणा में 25,635 रुपया मंथली इनकम पर मंथ की। औसत कितना है देश का? राष्ट्रीय औसत आप देखिए, राष्ट्रीय औसत जो है किसान की मंथली आय का वो है 13,161 रुपया का, माफ कीजिएगा 661 रुपया का। 13,661 रुपया एवरेज है। पंजाब में ऑलमोस्ट जो है उससे डबल से ज्यादा है, हरियाणा में भी ऑलमोस्ट डबल है। उसके बावजूद यहीं के किसान पहुंचते हैं दिल्ली, बाकी पूरे देश से कोई किसान नहीं पहुंच रहा। बिहार में आप मामला देखिए बॉस, बिहार में औसत जो आय है किसान की मंथली 9,252 रुपया मंथली है। बिहार से कोई नहीं आ रहा। ओडिशा में देखिए, ओडिशा में किसान की आय कितनी है भाई मंथली? 9,290 रुपया। ओडिशा से भी कोई किसान दिल्ली नहीं आता। झारखंड देखिए, एक और राज्य आपको दिखाता हूं। झारखंड में आप किसानों की आय देखिए मंथली है 9,787 रुपया। झारखंड से भी कोई किसान दिल्ली नहीं आता। खाली पंजाब हरियाणा, खाली पंजाब हरियाणा। यानी अगर आप देखिएगा बिहार, ओडिशा, झारखंड का किसान 3 महीने में जितना कमाता है उतना पंजाब हरियाणा का किसान 1 महीने में कमा लेता है। राष्ट्रीय औसत से 2-3 गुना कमाई पंजाब और हरियाणा के किसान की है। फिर भी यही जगह दो राज्यों के किसान जो है उनको दिल्ली जाना है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसी साल आई एक और रिपोर्ट जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ने जारी की है। उसके मुताबिक गेहूं और धान पर देश भर में एमएसपी पर खरीद का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। और शायद यही वजह है कि पंजाब हरियाणा में किसान आत्महत्या के मामले में दूसरे राज्यों से कम है वहां पर स्थित। किसान के आत्महत्या के अगर आप आंकड़े देखिएगा, महाराष्ट्र में 4,248 किसान आत्महत्या करते हैं, कर्नाटक में 2,392, आंध्र प्रदेश में 917, तमिलनाडु में 728, मध्य प्रदेश में 641, जबकि हरियाणा और पंजाब में आंकड़ा 200 में है, 266 और 204। यानी किसानों की हालत हरियाणा पंजाब में सबसे बेहतर है देश में। फिर भी आप देखिए क्या हो रहा है। इसलिए पब्लिक पूछती है कि भाई ये क्या है, ये पॉलिटिकल तो नहीं है। संसद के बाहर कांग्रेस ने किसानों को लेकर जो माहौल बनाया उसकी हवा संसद के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निकाली। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एमएसपी के मुद्दे पर कृषि मंत्री को घेरने का प्रयास किया। इस पर शिवराज सिंह ने जवाब ऐसा दिया कि कांग्रेस ही फंस गई। शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तैयारी के साथ आंकड़ों की फाइल खोली और कांग्रेस की पोल भी खोल दी। शिवराज सिंह ने कहा कि खरीफ की फसलों पर एमएसपी की बात करें तो 2004 से 2014 तक कुल खरीद 40 करोड़ 79 मीट्रिक टन की थी और 2014 से 2024 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। आप सोचिए कांग्रेस और बीजेपी के जमाने में कितना मैसिव डिफरेंस है एमएसपी पे खरीद का। रबी की फसल की बात करें 2004 से 2014 तक कुल खरीद 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन। 2014 से 2024 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई। अगर किसानों को एमएसपी पर भुगतान की रकम की बात की जाए तो 2004 से 2014 के बीच 4,44,000 करोड़ रुपए दिए गए। 2014 से 2024 के बीच 12,51,000 करोड़ रुपए एमएसपी के तौर पर गए। और वो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। एमएसपी पर गेहूं की खरीद की बात करें 2004 से 2014 के बीच में 2,56,000 करोड़ का भुगतान हुआ, जबकि 2014 से 2024 के बीच 5,65,000 करोड़ रुपए दिए। ऐसे ही तमाम आंकड़ों को गिनवाकर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरा।
शिवराज सिंह ने बताया कि पहले एमएसपी लागत पर 50% जोड़कर मिलती थी या 50% जोड़कर तय नहीं की जाती थी, लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने इस पैटर्न को बदला। यह फैसला किया कि अब लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएंगी। एक बार सुनिए आज संसद में क्या हुआ। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे। यानी बीजेपी कह रही है कि भाई किसान के पास नोट पहुंच रहे हैं, लेकिन इधर किसान के मुद्दे पर घमासान के बीच संसद में अलग नोट कांड हो गया। आज राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने ऐसी जानकारी दी कि सारे सांसद हैरान रहे। उन्होंने बताया कि राज्यसभा के अंदर से नोटों की गड्डी मिली। नोटों की यह गड्डी कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली। उन्होंने बताया कि कल राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद जब रूटीन सिक्योरिटी चेक हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से नोटों के बंडल मिले। राज्यसभा में हुए इस नोट कांड पर कैसे सियासत शुरू हो गई वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया क्या। After the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन को बताया कि संसद के अंदर से नोट मिलने की यह घटना बहुत गंभीर है। इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। आरोपियों की पहचान करना जरूरी है। ना तो उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, ना किसी को दोषी बताया, लेकिन नोटों की गड्डियों की बात सुनते ही अभिषेक मनु सिंघवी डिफेंसिव मोड में आ गए। सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी सफाई में क्या कहा। कल 12:47 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो। जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि सीट भी खतरनाक हो गई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक पॉलिटिक्स इस देश में हुई और आज नहीं कई सालों से हो रही है।